हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा, विश्वास, पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग टॉपिक्स का नाम था कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। क्लास 12th का पहला चैप्टर, जो कि संपूर्ण टॉपिक्स हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किए हैं। 12 लेक्चर आपके सामने आए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, जो डिटेल्स में देखना चाहते हैं, वो पूरे 12 वीडियोस आप देख सकते हैं। लगभग 20 से 22 या 25 मिनट के हर वीडियो आपके पास है। उसमें सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, एक एक चीज़ को उठाया गया है, पूरे चैप्टर की समरी आपके पास है। आज हम लोग इस चैप्टर की पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, जो कि हम लोगों के पास लगभग से लगभग 12 टॉपिक्स हैं और बीच बीच में भी कुछ टॉपिक्स हैं। लगभग हम कह सकते हैं 15 से 20 टॉपिक हमारे पास हैं इस चैप्टर का रिवीजन करने के लिए। इस टॉपिक का पूरा रिवीजन, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हम लोग एक क्लास में पूरा करेंगे। तो जिन बच्चों ने पूरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो यहाँ पर देखकर भी अपना काम चला सकता है और अपने पढ़ाई को एक नई दिशा देने का काम कर सकता है। उसी के साथ चलते हैं और हम लोग बात करेंगे पहले चैप्टर की, जिसका नाम था कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। ये टॉपिक आपके सामने लिखे, एक एक करके सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब चीज़ें आपको एकदम से समझ में आएंगी, ठीक है ना? तो बस कॉपी किताब लेके आप बैठ जाइए और सब चीज़ों को जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपको सब चीज़ें एकदम से समझ में आएँ। चलिए, जो पहला टॉपिक है उसका नाम है आवेश। कि आवेश मतलब चार्ज कहाँ से आया, क्या सीन था, कैसे इसका उत्पन्न हुआ, कैसे क्या सीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, और आपका घर्षण सिद्धांत क्या कहता है, आपका प्रेरण सिद्धांत क्या कहता है। आवेशों को हम कई प्रकार से उत्पन्न, आवेशों की जो हम लोग परिभाषा है वो कई आधार पे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो है फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात कह सकते हैं तो घर्षण और प्रेरण। जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3rd चैप्टर में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। उसमें पहले हम अभी केवल घर्षण की 2 विधियां पढ़ेंगे, एक घर्षण सिद्धांत और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले आवेश की बात करेंगे। तो आवेश एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की इनिशियल प्रॉपर्टी होती है। इनिशियल प्रॉपर्टी का मतलब है उस पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। हर व्यक्ति के पास अपने कुछ आंतरिक गुण होते हैं। जैसे हम बाहर से जो चीज़ें दिखते हैं, अंदर हमारे पास बहुत सारे गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मौजूद होने का मतलब है आपके अंदर दुख का गुण है, आपके अंदर सुख का गुण है। वो एक्सप्रेस कब होता है, जब हमारे सामने कोई चीज़ ऐसी आती है, तो जैसे कोई अगर सामने अपने साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा दिल उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। इस प्रकार दुखी का गुण हमारे अंदर ऑलरेडी क्या था, मौजूद था, लेकिन वो एक्सप्रेस कब हुआ, जब हमारे सामने कोई कंडीशन आई, हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन हुआ, हमारे सामने कोई घटना हुई, तब वो हमारे शरीर से एक्सप्रेस होता है। आंसू बाहर तब निकलते हैं जब कोई दुख का कारण होता है। यानी आंसू है, दुख है या सुखी है, सुख है, हैप्पीनेस है, ये सब गुण हमारे अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये एक्सप्रेस कब होते हैं, जब बाहर से हमारे साथ कुछ डिस्टर्बेंस होता है। इसी तरीके से जो आवेश होता है वो हर एक पदार्थ का इनिशियल प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है, ठीक है। वो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। अब वो निकलता कब है, दिखता कब है, वो दिखता है घर्षण के द्वारा। कैसे? घर्षण के द्वारा। तो प्रयोगों के आधार पर देखा गया बच्चा कि हमारे पास प्रयोगों के आधार पे ये देखा गया, 2 प्रयोग किए गए। पहला प्रयोग ये हुआ सबसे पहले कि कांच की छड़ उन्होंने ली। क्या ली बेटा? कांच की छड़। ये मान के चलिए कांच की छड़ है आपके पास। कांच की छड़ को उन्होंने रगड़ा रेशम से। किससे रगड़ा? रेशम से रगड़ा। कांच की छड़ को जब ऐसे ऐसे रेशम से रगड़ा, तो रेशम से रगड़ने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो कांच की छड़ थी बच्चा, आवेश की बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं। तो आवेश की बात करने के लिए प्रयोग नंबर फर्स्ट जो हुआ वो ये हुआ कि कांच की छड़ को लिया गया। किसको लिया गया बच्चा? कांच की छड़ को। ये कौन सी छड़ है? कांच की छड़। और जो दूसरा प्रयोग हुआ उसमें ये देखा गया कि हमारे पास जो छड़ थी वो थी एबोनाइट। किसकी छड़ थी बच्चा? एबोनाइट की। एबोनाइट की जो छड़ थी उसको रगड़ा गया। दोनों छड़ों को अलग अलग तरीके से रगड़ा गया। पहली जो कांच की छड़ थी उसको रगड़ा गया बिल्ली की खाल से, रेशम से। किससे रगड़ा गया बच्चा? रेशम से रगड़ा गया। तो ये देखा गया कि जो कांच की छड़ थी वो धनावेशित हो गई थी। कैसी हो गई थी बच्चा? धनावेशित। और जो रेशम का कपड़ा था या जो सिल्क थी वो निगेटिव हो गई थी। दूसरी जो एबोनाइट की छड़ थी उसको जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, किससे रगड़ा गया बेटा? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो ये देखा गया, बिल्ली की खाल
तो ये देखा गया कि जो एबोनाइट की छड़ थी वो हो गई थी नेगेटिव चार्ज की, और जो बिल्ली की खाल थी वो हो गई थी पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है बच्चा, इस तरीके से यहाँ पर घर्षण के द्वारा हमें आवेश की उत्पत्ति समझ में आई। इस आधार पर हमें क्या समझ में आया, आवेश की जो घर्षण था उसके आधार पे आवेशों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ से ये पता चला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, 2 प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश, एक ऋणावेश या फिर एक धनावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश 2 प्रकार के होते हैं। फिर ये देखा गया बच्चा कि इन दोनों छड़ों को क्या किया गया, एक कांच की छड़ जिसको रेशम से रगड़ा गया, दूसरी कांच की छड़ जिसको फिर से रेशम से रगड़ा गया, जब उनको धागे के सहारे लटकाया गया, एक कांच की छड़ दूसरी भी कांच की छड़, दोनों को रेशम से रगड़ा गया और इनको टांगा गया किसी धागे के सहारे, तो ये देखा गया कि इनको ऐसे टांग रहे थे तो ऐसे नाटंकी ये ऐसे हो रही थी, मतलब एक दूसरे को हटा रही थी। यहाँ पे टांग रहे हैं तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को हटा रही थी। दूसरा प्रयोग फिर से हुआ, एबोनाइट की छड़ ली गई, फिर से एबोनाइट की छड़ ली गई, दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, इनको भी धागे के सहारे लटकाया गया। तो इनको इतने आधार पे लटकाया गया था, लेकिन ये इतना ना हो कि ये ऐसे हो रही थी। क्या हो रही थी बच्चा, ऐसे हो रही थी, मतलब पीछे को हट रही थी, यानी प्रतिकर्षण हो रहा था। तीसरा प्रयोग फिर से हुआ, एक ली गई कांच की छड़ जिसको रगड़ा गया रेशम से, दूसरी छड़ ली एबोनाइट की जिसको रगड़ा गया बिल्ली की खाल से, दोनों को धागे के सहारे जब लटकाया गया तो एक विचित्र कल्पना हमारे सामने निकल के आई, एक विचित्र हमारे सामने प्रोसेस निकल के आया। वो प्रोसेस ये था कि अब दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, यहाँ पे टांग रहा है, इसको ऐसे खींच रही थी। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 निष्कर्ष ये निकलते हैं, कि हमारे पास आवेश हो गए कितने प्रकार के बच्चा, 2। आवेश के जब प्रकार की बात करेंगे तो आवेश के प्रकार हो गए 2, एक हो गया धनावेश, क्या हो गया बच्चा, धनावेश, और दूसरा हो गया ऋणावेश, क्या हो गया, ऋणावेश। 2 प्रकार के आवेश हो गए, एक धनावेश और ऋणावेश। जब भी आवेश की बात होगी बच्चा, धनावेश ऋणावेश, तो धनावेश देख लिया कैसे आया, रेशम से रगड़ा कांच को तो कांच पर धनावेश, रेशम पर ऋणावेश। और ऋणावेश कैसे आया, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो एबोनाइट हो गई ऋणावेश और बिल्ली की खाल हो गई पॉजिटिव। तो धनावेश और ऋणावेश ये हो गए। इसके बाद निष्कर्ष क्या निकला कि धनावेश और धनावेश अगर दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चा, हटाएंगे, यानी प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। इसके बाद जो दूसरा प्रयोग हुआ उसमें ये देखा गया कि नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे बच्चा, प्रतिकर्षित कर रहे थे। ये इनकी कहानी भी क्या निकल के आ रही थी, प्रतिकर्षित वाली निकल के आ रही थी, प्रतिकर्षित। और जो तीसरा प्रोसेस देखा गया, तीसरा एक प्लस लिया और क्या लिया, दूसरा लिया माइनस, तो इनको जब लटकाया गया तो देखा गया कि एक दूसरे को क्या कर रहे थे बच्चा, आकर्षित कर रहे थे। क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। इसका मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। सेम चार्ज रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। फिर से सुनेंगे, समान प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, सेम चार्ज रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। इसके बाद जो अगली कहानी है, आवेश के प्रकार हो गए। आवेश के प्रकार के बाद मात्रक की बात करेंगे और इसका नोटेशन। जब भी आवेश हम लोग देखेंगे पूरी फिजिक्स में जब भी आवेश की बात होगी तो आवेश को हम लोग डिनोट करेंगे बच्चा किससे, क्यू से। किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से प्रदर्शित करने वाले हैं। इसका हो गया नोटेशन। मात्रक की जब बात करते हैं बच्चा, मात्रक की जब बात करते हैं आवेश की, तो हमें पता है कि आई बराबर क्या पढ़ा था हमने बचपन में, Q/T। बचपन मतलब 10 में। धारा क्या होती है, आवेश के बहने की जो दर होती है उसी को हम लोग धारा कहते हैं। तो आई बराबर Q/T पढ़ा था। यहाँ से जब हम Q को निकालते हैं, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो Q बराबर क्या निकल के आता, I/T। आता है कि नहीं आता है, तो I/T से जब इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चा, I का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो मात्रक हो गया आवेश का वो क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। या फिर जो उसका पॉपुलर मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है बच्चा, कूलाम। जो इसका पॉपुलर मात्रक है वो है कूलाम, जो हम लोग यूज करेंगे जनरली। ठीक है, जब हम बात करते हैं बिमा की, तो बिमा हम लोग निकाल सकते हैं। इसके आधार पे धारा की बिमा होती है A, समय की बिमा होती है T, इसलिए जो Q की बिमा बन गई वो क्या हो गई, AT। जब राशि की बात करते हैं तो राशि है अपने पास कैसी है, अदिश। कैसी राशि है बच्चा, अदिश राशि है, क्योंकि इसके पास ओनली परिमाण होता है, दिशा की कोई भी नीड नहीं होती है, इसलिए ये जो राशि हो गई वो होगी आपकी अदिश। इतनी बातें सभी लोगों को एकदम से क्लियर होंगी। चलो आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुणों की बात करेंगे, फटाफट से नोट करते जाइए शॉर्ट।
आवेश की जब बात करते हैं आवेश के गुणों की, तो आवेश के गुण जो पहला निकल के आता है वो ये है कि आवेश किसी भी पदार्थ में ना तो डाला गया ना हमने नष्ट किया उसे, क्या किया, ना तो डाला गया ना उसे क्या किया गया, नष्ट किया गया। केवल क्या हुआ, हमारे सामने आवेश ऑलरेडी मौजूद था, बस उसको हमने क्या किया, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, संरक्षण नियम, क्या कहती है, संरक्षण नियम, संरक्षण नियम, संरक्षण नियम। किसका संरक्षण नियम, आवेश का, आवेश का, आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है, आवेश का संरक्षण नियम वही कहता है जो हमारा उसका ऊर्जा का जो नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम होता है, वही आवेश संरक्षण नियम होता है। ये कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया सकता है। फिर से सुनेंगे, आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण नियम। क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण नियम। सभी को क्लियर है। दूसरी बात आती है क्वांटीकरण सिद्धांत की। किसकी, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत से पहले हम समझेंगे मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश दरअसल हम कह सकते हैं ई होता है। ई मतलब आवेश का जो सबसे छोटा यूनिट होती है, आवेश को नापने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी आवेश का सबसे छोटा पार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं मूल आवेश ई, जिसकी वैल्यू सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁹ यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है इतने कूलाम होता है, इसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है कि आवेश मतलब Q जो होता है वो ±NE होता है। ±NE का क्या मतलब है, E यहाँ पे है मूल आवेश, क्या है, मूल आवेश, और N है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मान सबको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, समझेंगे। इसका लिखने का प्रोसेस ये है कि आवेश जो होते हैं वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, आंशिक गुणज के रूप में नहीं। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 ... इस तरीके से हो सकती है। और हमारे पास जो आवेश है यानी Q वो कभी भी ऐसे नहीं आ सकता है, इस तरीके से अलाउ हमारे पास नहीं होता है, ना तो डेसिमल फॉर्म होता है अलाउ, ना हमारे पास 1/2 3/4 इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म अलाउ नहीं है आवेश के लिए। आवेश को केवल हम लोग इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं, आंशिक गुणज के रूप में नहीं। ना तो फ्रैक्शन फॉर्म अलाउ है ना आपके पास डेसिमल फॉर्म अलाउ है आवेश की। आवेश पूरा और पूरा आपका पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जहां n का मान 1 2 3 हो सकता है। फिर से सुनेंगे, क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है, जो आवेश होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज, मतलब n का मान है पूर्ण गुणज के रूप में होता है, आंशिक गुणज के रूप में नहीं। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले चैप्टर के 10 जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, 15 न्यूमेरिकल, तो यहाँ से हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं। तो आवेश पूछा तो n बराबर Q बराबर लगाएंगे Ne, जहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मान है 1.6 × 10⁻⁹। तीसरी बात करते हैं आवेश के गुण की। तो तीसरा जो गुण है वो कहता है क्या, आवेश का जो तीसरा गुण है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है E का मान, और E बराबर है 1.6 × 10⁻⁹। तीसरी प्रॉपर्टी है योज्यता नियम। कौन सा नियम, योज्यता नियम, योज्यता नियम, आवेश का योज्यता नियम, आवेश का योज्यता नियम। ये कहता है कि जो आवेश होता है यानी Q वो सिग्मा Q होता है। क्या होता है, सिग्मा Q का मतलब है, सिग्मा Q का मतलब है कि आवेश को जो हमें वो आपका बीजगणितीय योग के फॉर्म में लिख सकते हैं। आवेश का योज्यता नियम क्या कहता है, आवेश का योज्यता नियम ये कहता है कि आवेशों को हम एक बीजगणितीय योग के रूप में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी उनका जो योग होता है वो बीजगणितीय योग होता है। जैसे एक सिस्टम है बेटा अपने पास, एक सिस्टम है जिसमें 4 कूलाम आवेश है, ठीक है, -5 कूलाम आवेश है और प्लस का 10 कूलाम आवेश है। तो कहा जाए इस पूरे निकाय का कुल आवेश क्या होगा, तो Q बराबर हम लोग लगाएंगे +4 कूलाम +10 कूलाम -5 कूलाम, प्लस प्लस ऐड कर लेंगे तो ये 14 कूलाम हो जाएगा, माइनस का 5 कूलाम हो जाएगा।
फाइनली बचेगा 9 कूलाम, तो क्यू का मान कितना हो गया 9 कूलाम। अर्थात यही है आपका योज्यता नियम। आवेशों को हम लोग बीजगणितीय योग के फॉर्म में क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो ये कहलाता है आवेशों का योज्यता नियम। ठीक है बेटा, ये आपके अब 3 गुण हो गए। कभी कभी पूछा जाता है आवेश के 2 गुण लिखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी आवेश के गुण ही है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक्स आता है उसका नाम है कूलाम का नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चैप्टर का नाम ही है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए। बात करेंगे कूलाम के नियम की। जैसे हम लोगों ने प्रयोग देखा कि 2 आवेश एक दूसरे को हटा रहे, और कब, जब वो समान प्रकार के हैं, और 2 आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं जब वो विपरीत प्रकार के हैं। तो यहाँ से वैज्ञानिक कूलाम आए, उन्होंने ये कहा कि जो हटने की प्रोसेस है या फिर जो पास आने की प्रोसेस है वो कोई जादू तो है नहीं, जादू नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई यहाँ पर फोर्स वर्क कर रहा होगा, जिसे कूलाम का बल कहा गया या वैद्युत बल कहा गया। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है, सुनिएगा बच्चा। ये कूलाम का नियम ये कहता है कि अपने पास अगर स्थिर 2 आवेश हैं, कैसे, स्थिर 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और दूसरा आवेश है क्या Q2, ये दोनों रुके हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं जब, और इनकी जो बीच की दूरी है बच्चा वो कितनी है, R है। कितनी है, R। 2 आवेश हैं, बिंदु आवेश, ये 2 बिंदु आवेश हैं, ये अगर रखे हैं किसी दूरी पर, तो इनके बीच लगता है बल। क्या लगता है बच्चा, बल, जो निर्भर करता है कि आवेशों की जो प्रकृति है वो कैसी है। ये जो F लगेगा वो निर्भर करेगा कि आवेशों की प्रकृति कैसी है। यानी 2 जो बिंदु आवेश आपने लिए हैं वो 2 बिंदु आवेश सेम चार्ज के हैं, यानी धनावेश धनावेश हैं, या एक धनावेश एक ऋणावेश है, या दोनों ऋणावेश हैं। उसके आधार पे ये F का डिफाइन होगा कि ये बल है, ये आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी को नाम दिया गया आगे चल के वैद्युत बल। क्या कहा गया, वैद्युत बल। जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है 2 आवेशों के बीच में, उसे हम लोग कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, जो F होता है। ठीक है, इसे ही कहा गया कूलाम का नियम के आधार पर इन्होंने व्याख्या की। तो उन्होंने ये बताया कि 2 बिंदु आवेश जब किसी दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश मतलब Q1 Q2 दोनों की मात्राओं का गुणनफल के समानुपाती होता है लगने वाला बल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन फर्स्ट कूलाम के नियम की। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो लगने वाला बल है वो बीच की दूरी यानी R का स्क्वायर का इनवर्स। ऐसे तो क्या पढ़ेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है लगने वाला बल। जब टोटल इसको पढ़ते हैं हम, टोटल जब पढ़ते हैं या लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कूलाम के नियम को, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है लगने वाला बल। ठीक है, इसके बाद जब इन दोनों को हम देखते हैं, इन दोनों समीकरण को देखते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, तो हम देखते हैं कि दोनों साइड F है, F लिख लिया, ये साइन दोनों में है तो इसको लगा लिया, और ये Q1 Q2 ऐसा लिखा है, और यहाँ 1/, में R² लिखा है तो इसको 1/R² लिख लिया हमने। और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 Q2/R² होगा कि नहीं। पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, अनुक्रमानुपाती का साइन जो हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेके आएगा। पूरी फिजिक्स का यही नियम है, जब भी ये साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, इक्वल के साइन के साथ एक कांस्टेंट आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कूलाम का नियम। क्या हो गया ये, कूलाम का नियम। F बराबर के Q1 Q2/R², जहाँ पे जो K है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक है ये। ठीक है बच्चा, इसके बाद नियतांक है। इसके बाद प्रयोगों द्वारा ये देखा गया, प्रयोगों द्वारा पता चला, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो F का फॉर्मूला आया, यानी जो K है उसका जो मान आया वो आया 1/4πε0। क्या आया, 1/4πε0। जब 1/4πε0 देखा गया प्रयोगों के आधार पे, तो जो F था उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आया। जो F था वो F फॉर्मूला ऐसे निकल के आया, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। जब कांस्टेंट की जगह पे जो वैल्यू देखी गई उसको शिफ्ट कर दिया गया तो ये आया। फिर ये देखा गया कि 1/4πε0 की जो वैल्यू है
वो है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। कितनी है? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके कूलाम के नियम का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? कूलाम के नियम का फॉर्मूला। इसमें एक चीज़ और आई है एप्सिलॉन नॉट, तो इसको भी हम लोग निपटा ही लेते हैं। तो जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं बच्चा? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब इसका कभी मात्रक पूछा जाता है हमसे, कभी विमा पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? मात्रक, और इसकी पूछी जाती है हमसे विमा, ठीक है। और इसका हमसे पूछा जाता है मान। क्या पूछा जाता है? मान। तीन चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या चाहिए बच्चा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। समझते हैं कैसे आएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को अगर बहुत ध्यान से देखें तो जब हम मात्रक निकालते हैं, विमा निकालते हैं, तो कांस्टेंट नंबर की कोई भी मात्रक और विमा नहीं होती, तो इसकी कोई मात्रक और विमा नहीं होगी। तो एप्सिलॉन नॉट को जब आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऐप को नीचे करेंगे, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ध्यान से देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होगा वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा? जब इसका आप मात्रक लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग जब इसका मात्रक लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आवेश और आवेश का मात्रक हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम। तो कूलाम दो बार है, तो क्या कूलाम का स्क्वायर लिख दें? एक आवेश कूलाम, दूसरा आवेश कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन बल का मात्रक सबको पता है क्या होता है बच्चा? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। आर क्या है? बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक बन के निकल के आ गया, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास अगर कोई फॉर्मूला होता है तो मात्रक पे पहुंच सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला है तो मात्रक पे पहुंच सकते हैं। मात्रक से हम लोग निकाल सकते हैं विमा को। कूलाम की विमा यानी आवेश की जो विमा होती है, अभी हाल पढ़ के आए पीछे, क्या होती है? ए टी। अब स्क्वायर लगाए तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख लो। न्यूटन की विमा होती है एम एल टी माइनस 2। क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। मीटर की विमा होती है एल की पावर 2। जब फाइनली इसको आप सॉल्व करते हैं तो एल और एल क्यू हो जाएगा। एम को जब ऊपर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा एम माइनस 1। एल और एल क्यू जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। टी की पावर ऊपर जाएगा तो टी की पावर 2 था, और 2 ऊपर गया तो टी की पावर 4 हो गया, और 8 2। ये आ गई आपकी मात्र विमा। मान होता है इसका बेटा 8.85 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट की कहानी। ठीक है बच्चा, एप्सिलॉन नॉट की ये कहानी हो गई है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम पानी पी लें बच्चा, जल्दी से करिए। ठीक है, हटा दे रहे इसको। इसके बाद बात आती है कूलाम के नियम के सदिश रूप की। किसके? कूलाम के नियम के सदिश रूप की। जब सदिश रूप में हम कूलाम के नियम को लिखते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस उसका है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें समझने वाला, थोड़ा सा समझेंगे क्या कहानी। अच्छा, थोड़ा सा और देखेंगे। अगर ये आवेश निर्वात में रखे थे, अभी कहाँ रखे थे? निर्वात में। जब ये निर्वात में रखे हो, किसी माध्यम में रखे हो, कहाँ रखे हो? माध्यम में। उसका जो परावैद्युतांक हो वो कैपिटल के हो, कैपिटल के परावैद्युत में रखे हो, परावैद्युतांक माध्यम में रखे हो, माध्यम में आवेश रखे हो, आवेश रखे हो, तो जो F आता है वो आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों को थोड़ा सा और याद रखना है। ठीक है बच्चा। इसके बाद सदिश रूप की बात करते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप समझते हैं क्या है। कूलाम के नियम का जब सदिश रूप लिखते हैं हम, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखने के लिए मतलब चलो ये दो आवेश हैं अपने पास, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है बच्चा, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? R है, R है। और इसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष दूसरे का जो स्थिति वेक्टर है वो R12 वेक्टर है, स्थिति सदिश है। इसके सापेक्ष इसका जो स्थिति वेक्टर है वो कितना है? R12 है। ये प्लस है, ये प्लस है, तो इस पर बल लगाएगा, इधर को लगाएगा कि नहीं? इसको हम लिख ले रहे हैं F21। क्या लिख ले रहे हैं? F21। ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा बाहर को, क्योंकि दोनों क्या है? प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो F21 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब हम जब F12 लिखते हैं, जब हम F12 लिखते हैं तो इसको लिखने का प्रोसेस क्या होगा बच्चा? F12 का F21 लिख ले रहे हैं। F21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे?
वेक्टर लगा रहे हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसमें हम लिख दे रहे हैं R12 का वेक्टर, क्या लिख दे R12 का कैप। ये कैप क्या बता रहा है, ये है एकांक सदिश। कौन सा सदिश है बच्चा, एकांक सदिश। और एकांक सदिश की कहानी होती है ऐसा सदिश जिसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो। और ये बता क्या रहा है, एन कैप ये बता रहा है कि Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल है वो बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब एकांक सदिश के बारे में हम लोग लिखते थे तो ए कैप बराबर लिखते थे तो क्या लिखते थे, वेक्टर ए अपॉन ए, ये तो लिखते थे। इसी तरीके से जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसको लिखेंगे R12 वेक्टर बटे R12, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। R12 का मतलब क्या है, जो R12 है वो स्थिति सदिश है तो इसको हम लोग R भी लिख सकते हैं। तो फाइनली F12 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R12 वेक्टर। ये आ गया आपका F12, हो गया कि नहीं हो गया बच्चा। इसके बाद जब हम लोग लिखेंगे, ये हो गया आपका Q1 के कारण Q2 पर बल, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल, तो क्या कहानी होती है इसकी, तो इसकी कहानी निकल के आती है F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 वेक्टर, क्या आता है R21 वेक्टर, ठीक है बच्चा। ये निकल के आपका आएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि R यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है, क्योंकि इसके सापेक्ष इसका स्थिति वेक्टर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। हम ये देख पा रहे हैं ये मान तो वही है, इसी वजह से दोनों की वैल्यू तो सेम ही होंगी, लेकिन ये डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि F21 जो है वो बराबर होगा किसका, F12 के, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो कूलाम का सदिश नियम है वो किसका पालन करता है बच्चा, न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है। आपका कौन सा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है उसी के आधार पर इसकी व्याख्या होती है। एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है उसी की व्याख्या करता है कौन सा, कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है बच्चा। कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होता है वो किसकी व्याख्या करता है, आपके न्यूटन के थर्ड नियम की व्याख्या करता है। अगली जो बात होगी वो होगी अध्यारोपण सिद्धांत की। किसकी होगी बच्चा, अध्यारोपण सिद्धांत। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। पूरा चैप्टर आज केवल और केवल 1 या 1.5 घंटे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे पूरा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है, 5वां टॉपिक है अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई एक आवेश है, जैसे मान के चलिए ये Q है या Q1 है, और यहाँ पर एक Q2 है, यहाँ पर एक Q3 है, यहाँ पर एक Q4 है, क्या है Q4 है, यहाँ पर Q5 है, ठीक है, यहाँ पर Q5 है। इन आवेशों के कारण इस पर बल लगेगा, इन आवेशों के कारण इस पर जो टोटल बल लगेगा, टोटल बल मान लिया कितना है F, इसके कारण जो इस पर लग रहा है F1 है, इसके कारण जो इस पर लग रहा है F2 है, इसके कारण जो Q1 पर लग रहा है वो F3 है, इसके कारण जो Q1 पर लग रहा है वो कितना है F4 है, ठीक है। इस तरीके से ये कहानी है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है किसी भी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल F अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल, यानी F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस, और अगर आवेश होंगे तो हम लोग इसको Fn लिख ले रहे हैं वेक्टर में, के सदिश योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर से सुनेंगे, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों द्वारा या अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। तो जब भी अध्यारोपण सिद्धांत है आप इतनी सी बातें लिख सकते हैं बहुत आसानी से। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। टॉपिक्स का नाम है सतत आवेश वितरण। क्या नाम है? सतत आवेश वितरण। समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। अच्छा टॉपिक्स है, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो सतत आवेश वितरण का बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज होता है। रेखीय आवेश घनत्व आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बात करेंगे सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण क्या होता है?
जब आवेश को हम किसी वस्तु में देते हैं, जब आवेश को हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो जो आवेश होता है वो उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बढ़ जाता है। इस घटना को कहते हैं सतत आवेश वितरण। आवेश को बांटना है, जब हम आवेश देते हैं किसी भी वस्तु को तो जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है या बट जाता है। इस घटना को कहते हैं सतत आवेश वितरण। क्लियर? सतत आवेश वितरण होता है इन द डिपेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस आधार का है, किस टाइप का बना। तो इसको हम लोग निकालते हैं फिर रेखीय आवेश वितरण। क्या लिखते हैं बेटा? रेखीय आवेश वितरण। पहला जो होता है वितरण वो क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण। अगला जो होता है वो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा जो होता है वो होता है आयतन आवेश वितरण। क्या होता है? आयतन आवेश और वितरण। 3 प्रकार से इसका वितरण होता है। ठीक है बेटा? अब हम सुनते हैं एक एक करके क्या कहानी है। जब हम रेखीय आवेश वितरण की बात करते हैं, तो जो रेखीय आवेश वितरण होता है वो होता है एक लीनियर मतलब कोई अपने पास लंबी छड़ है, ठीक है, उसको जब आवेश दें, किसी भी एक लंबी छड़ को जब आवेश दें और तो वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश क्या होता है, वितरित हो जाता है। मान के चलिए इसकी लंबाई कितनी है? l। जो छड़ है उसकी लंबाई l है, उसको आवेश कितना दिया गया? q दिया गया। जब आवेश को किसी लंबी छड़ में दिया जाता है तो जो आवेश होता है वो एक समान रूप से उस छड़ में क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। इसके बाद रेखीय आवेश वितरण से बनता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या बनता है बेटा? रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व की। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसका फॉर्मूला होता है Q/L। क्या होता है? Q/L। क्या होता है बच्चा? Q/L। जब Q/L होता है, यदि कहानी ऐसी हो कि जो लंबाई है, L क्या है? लंबाई, यदि L का मान 1 मीटर हो, 1 मीटर होने का मतलब है एकांक लंबाई हो। कैसी हो? एकांक लंबाई। तो हम देख पा रहे हैं इस फॉर्मूला को, तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो Q के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चा? तो जब हम रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन करते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, पहला वो क्या होता है? लैम्डा बराबर Q/L होता है कि नहीं होता है? तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसे करते हैं, एकांक लंबाई में दिया गया आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनेंगे, अगर एकांक लंबाई में जितना आवेश देते हैं उसी को तो कह रहे हैं लैम्डा, तो जो एकांक लंबाई में दिए गए आवेश की मात्रा उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक देख लेते हैं बेटा इसका मात्रक क्या बनेगा? आवेश का मात्रक होता है कूलम, होता है कि नहीं, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो क्या बन गया? मीटर, कूलम मीटर। विमा सभी को दिख रही है, क्या हो जाएगी? आवेश की विमा होती है AT और लंबाई की विमा होती है L। तो फाइनली क्या हो जाएगा? ATL-1। ये इसकी विमा हो गई। जब दूसरी बात करते हैं हम लोग किसकी? पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो पृष्ठीय आवेश जब वितरण की बात करेंगे तो पृष्ठीय आवेश वितरण जो होता है वो इस आधार पे होता है कि इसमें हमारे पास होता है कोई पृष्ठ। क्या होता है बेटा? पृष्ठ। जब पृष्ठ को कोई आवेश दिया जाता है, जब किसी पृष्ठ पर कोई आवेश दिया जाता है जिसका क्षेत्रफल होता है कुछ ना कुछ, मानिए इसका क्षेत्रफल कितना है? A है और इसको आवेश कितना दिया गया? Q। जब किसी आवेश को एक पृष्ठ में दिया जाता है तो वो एक समान रूप से उस पृष्ठ में बढ़ जाता है। इस घटना को कहलाती है पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं घनत्व के आधार पे। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा सिग्मा बराबर Q/A। क्या होता है? सिग्मा बराबर Q/A। अब इसकी जब हम लोग डिफाइन लिखते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं, यदि A बराबर कितना ले लें बच्चा? 1 मीटर स्क्वायर बोले तो एकांक क्षेत्रफल। कैसा? एकांक क्षेत्रफल। तो जो आपका सिग्मा होगा वो क्या Q के बराबर नहीं हो जाएगा? जो सिग्मा होगा वो Q के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसकी डिफाइन हम लिखते कैसे हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व की एकांक क्षेत्रफल में। एकांक क्या हो गया? जब कोई चीज़ एक होती है तो उसको हम एकांक लिख लेते हैं। अब क्षेत्रफल एक हो रहा है तो एकांक क्षेत्रफल लिख लेंगे। एकांक क्षेत्रफल में दिए गए आवेश की मात्रा यानी Q को ही हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया बच्चा? Q/A। मात्रक लिखेंगे तो मात्रक लिखने की प्रोसेस क्या है? आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर स्क्वायर। तो फाइनली कूलम मीटर स्क्वायर हो गया। विमा लिखते हैं तो विमा लिखने के लिए क्या होगा? AT/1
मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो गई ATL-2, ये आपकी विमा हो गई। तीसरी और लास्ट बात है वो है किसी आयतन की। आयतन का मतलब है कोई गोला हो सकता है या कोई क्यूबॉइड हो सकता है। मानिए चलिए अपने पास घन है एक, जब घन को आप आवेश देंगे, जब आप घन को आवेश देंगे तो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका हमने जो आयतन है वो क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो इसका जो आयतन आवेश वितरण में क्या होता है, जब आवेश को किसी आयताकार या फिर गोलाकार या फिर घन में आवेश दिया जाता है तो उसके अंदर एक समान रूप से वो बढ़ जाता है। इस घटना को कहते हैं आयतन आवेश वितरण, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं आयतन आवेश घनत्व से। आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं रो से। रो बराबर होता है Q/V। क्या होता है, Q/V। ठीक है। अगर V का मान क्या हो जाए, यदि V बराबर हो जाए आपका 1 मीटर क्यूब, यानी आयतन कितना है 1 मीटर क्यूब, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। अर्थात जो दिया गया आवेश है वही क्या बन जाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व। क्या बन जाएगा, आयतन आवेश घनत्व बन जाएगा। ठीक है, रो। तो जब इसका मात्रक लिखते हैं हम, तो मात्रक क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं आवेश का मात्रक कूलाम, और आपका V मतलब आयतन का मात्रक मीटर की पावर 3। क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3। तो जो विमा होती है वो बन जाती है ATL-3, और ATL-3 ये आपकी विमा बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपकी 3 चीज़ें आपकी हो गई, रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। आगे चलते हैं फिर फटाफट। आगे जो टॉपिक्स है उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम भी है क्या, वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। तो निश्चित है हमारे लिए ये तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे जो बात करेंगे वो करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र होता है आवेश या बहुत सारे आवेश, कोई आवेश या बहुत सारे आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, टॉपिक्स का नाम है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, समझेंगे। मान के चलिए अपने पास कोई एक आवेश है बेटा, ठीक है, आवेश है अपने पास, तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड बनाएगा। क्या करेगा, एक फील्ड बनाएगा। जहाँ पे आप दूसरा आवेश लाओगे तो ये आवेश अपने ऊपर एक किसी बल का अनुभव करेगा। परीक्षण आवेश बोल देते हैं इसको। क्या कह देते हैं, परीक्षण आवेश। किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दूसरा आवेश आता है तो वो अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करता है, तो इस आवेश द्वारा बनाया गया जो फील्ड होता है उसे नाम देते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो वो आवेश अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करता है, तो पहले आवेश द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, या बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। परीक्षण आवेश ही क्या है, परीक्षण आवेश एक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ऐसा आवेश कहलाता है परीक्षण आवेश। स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं, इसे क्या कहेंगे आप, परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। ये हमेशा धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र मतलब समझ में आ गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ में आनी चाहिए। तो दूसरा टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करते हैं हम लोग कैपिटल ई से। किससे, कैपिटल ई बराबर होता है F/Q0। क्या होता है, F/Q0। तीव्रता का मतलब एक तरीके से बल ही है। क्या है, बल। अगर हम इसको ऐसे देखें बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे, फिजिक्स बहुत सरल होती है अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अगर Q0 का मान 1 कर लें, क्या कर लें, 1 कूलाम। 1 कूलाम का मतलब है एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। तो देखेंगे इसको तो क्या कहानी होगी, यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ई का जो मान होगा वो कैपिटल F के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अर्थात क्या कहानी है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये परीक्षण आवेश है, इस पर जितना बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है A+, अगर ये माइनस होता तो इसको खींचता, तो जो लगने वाला वैद्युत बल होता है किसी भी परीक्षण आवेश पर वही उसकी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी लोगों को समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। मात्रक अगर देखते हैं इसका जब मात्रक देखते हैं तो मात्रक के लिए क्या कहानी होती है, मात्रक बराबर F का मात्रक न्यूटन, कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन कूलाम हो गया। विमा की जब बात करते हैं तो विमा क्या होती है,
न्यूटन की विमा mLT माइनस 2, आवेश की विमा AT, तो फाइनली क्या बन जाएगा mLT माइनस 3A माइनस 1। जब t ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो 2 थी और क्या जुड़ गए 3 हो गई, तो ये आपकी विमा हो गई। राशि कैसी है बेटा, राशि है ये आपकी सदिश। कैसी राशि है, सदिश। अगर राशि सदिश है तो निश्चित है इसके पास क्या होगी, दिशा। तो दिशा जो होगी वो होगी बल की दिशा, जहाँ पे बल लग रहा होगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है बच्चा, ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसका नाम है एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, जो हमें काम आएगी यहाँ 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 सब जगह। तो एक बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होगी इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। हम लोगों ने अभी हाल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कैपिटल F अपॉन Q नॉट, और F बराबर पढ़ के आए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो E बराबर हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा क्या, F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। टॉपिक का नाम है एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। एक बिंदु, इंपॉर्टेंट है, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है बेटा, तीव्रता निकालनी है। चलिए तो जो जो कहते जाएं वो करते जाओ। एक बिंदु आवेश कहाँ है, तो एक पॉइंट ले लो, एक बिंदु आवेश हो गया Q, तीव्रता निकालनी है इससे, तो इससे कोई ना कोई डिस्टेंस पे ही तो निकालनी होगी तीव्रता। मान ली वो डिस्टेंस कितनी है बेटा, R है। तो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट पर क्या रखा है, एक आवेश रखा है बिंदु आवेश, उससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट है P, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो इस पर मान के चलेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक रखा है क्या, परीक्षण आवेश। क्या रखा है बेटा, परीक्षण आवेश रखा है। तो परीक्षण आवेश रखा है, इस पॉइंट पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्लस और ये प्लस, तो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर को, क्योंकि बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ पे इसकी दिशा होगी। ठीक है, अब हमें पता है ये दोनों आवेश जो रखे हैं प्लस और Q और Q, दो आवेश हो गए Q और Q नॉट, तो इनके बीच की दूरी है, तो इन पर एक बल लगेगा। बल लगेगा कि नहीं, वैद्युत बल। बल कितना लगेगा, F बराबर कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q नॉट बटे बीच की दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए बिंदु P पर तीव्रता, इसलिए बिंदु P पर तीव्रता, जब तीव्रता को हम लिखेंगे तो तीव्रता लिखने की क्या प्रोसेस है, E बराबर F अपॉन Q नॉट। बोलो हाँ या ना, हाँ सर, होगी कि नहीं होगी। समीकरण फर्स्ट से वैल्यू रख दो, इसमें समीकरण फर्स्ट का मान रख दो, का मान रखने पर क्या हो जाएगा बच्चा, E बराबर F की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ये देखो F की वैल्यू यहाँ पे जो F था इसको शिफ्ट कर दिया, एक नीचे Q नॉट और है, इसको Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तीव्रता बहुत काम की है अपने पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों है, आप सुनो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब आप देख रहे हो, E का मान क्या आया, इस आवेश का मान और इस आवेश से कितनी दूरी है, इसी पे तो डिपेंड नहीं कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 9 × 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश, और आवेश से कितनी दूरी पर तीव्रता निकालनी है उसका स्क्वायर। ये होती है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होती है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, इसके बाद ये अपना कहानी हो गई। इसके बाद जो टॉपिक्स आता है उसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो अगला टॉपिक नाम है वैद्युत बल रेखाएं। ये भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक्स है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं समझेंगे। वैद्युत बल रेखाएं दरअसल काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं जिस पर परीक्षण आवेश चलता है। तो डिफाइन क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक सरल रेखीय या वक्राकार रेखाएं जिन पर धन परीक्षण आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वो सरल रेखीय हो सकती हैं या फिर वक्राकार मतलब घुमावदार भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सरल रेखीय व वक्राकार रेखाएं जिन पर धन परीक्षण आवेश चलता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के आते हैं गुण। क्या आते हैं, गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला गुण
गुण फर्स्ट क्या कहता है समझेंगे। क्वालिटी फर्स्ट ये कहती है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस क्यू आवेश के कारण जो होती हैं वो बाहर की ओर दिखाई देती हैं। कहाँ दिखाई देती हैं बच्चा? बाहर की ओर वो हमें दिखाई देती हैं। जब धनावेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींचते हैं तो वो बाहर की ओर होती हैं। कहाँ होती हैं बच्चा? बाहर की ओर होती हैं। और जो बल रेखाएं जितनी लंबाई की होती हैं वो, इसका मतलब ये है कि जो आवेश है इतने और वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, पहला गुण। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण जो बल रेखाएं होती हैं बच्चा, माइनस क्यू के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो आवेश से दूर की ओर होती हैं। कहाँ होती हैं? आवेश से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। कहाँ करती हैं? अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। माइनस क्यू के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? माइनस क्यू के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। अगर आवेश दो हैं, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, यानी प्लस क्यू है और एक है आपके पास माइनस क्यू। एक प्लस क्यू है और क्या है बच्चा? दूसरा है आपके पास माइनस क्यू। इनके कारण जो बल रेखाएं होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, कैसी? वक्राकार होंगी। कैसी होंगी? वक्राकार होंगी। जो बल रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? वक्राकार। जो आपके पास बल रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? वक्राकार, ऐसी होंगी। ठीक है। और इसमें कहानी क्या होगी? पूरी कहानी समझेंगे। दो बिंदु आवेश, एक प्लस एक माइनस होगा, तो जो बल रेखाएं होंगी धनावेश से निकलेंगी, धनावेश से क्या होंगी? निकलेंगी और माइनस की ओर आएंगी और माइनस क्यू से प्रवेश करेंगी, माइनस क्यू से प्रवेश करती हुई दिखाई देगी और प्लस क्यू से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ये होंगी प्लस और माइनस क्यू के कारण। तो पहला गुण क्या हो गया? प्लस के कारण बाहर की ओर होती हैं। ये कहाँ होती हैं? बाहर की ओर। ठीक है। और माइनस के कारण जो होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं। कहाँ होती हैं? अंदर की ओर। ठीक है। प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पे क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि किसी भी बल रेखा जो अपने पास है उसके किसी भी पॉइंट पर, किस पर? कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे उस पर, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं और यहाँ पर। ठीक है। किसी भी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ऐसे ये रही, ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये बताएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। किसको बताएगी बेटा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। किसी भी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। स्पर्श रेखा किसको बताएगी बेटा? स्पर्श रेखा बताएगी आपकी तीव्रता को। स्पर्श रेखा किसको बताती है? ई को बताती है। ठीक। और जो एक और महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कि एक बल रेखा ये गई, एक और गई, तो इस पर जब आप इस पॉइंट पर खींचेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर को देखेगी। एक पॉइंट पर दो बल रेखाएं दिख रही हैं, एक व्यक्ति दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है। एक पॉइंट पर दो बल रेखाएं कैसे हो सकती हैं? दो दिशाएं हो सकती हैं प्रदर्शित से, बताओ। इधर को भी जा सकती है कोई चीज, इधर को भी जा सकती है, नहीं जा सकती है ना। इसलिए बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दिखाई देंगी या दो स्पर्श रेखाओं होंगी और उनकी जो तीव्रताएं होंगी वो अलग अलग होंगी, अलग अलग दिशा में होंगी, वो इसलिए एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो ये हो गई वैद्युत बल रेखाओं की आपके पास प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो भी डेरिवेशन है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है। जो भी डेरिवेशन है वो इससे रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है टॉपिक का? वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है समझेंगे, बड़ा सिंपल है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है दो आवेशों से। किससे? दो आवेशों से। लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। दो आवेश प्लस क्यू मतलब परिमाण में समान, लेकिन एक माइनस तो दूसरा प्लस। इनको रख देंगे किसी छोटी सी डिस्टेंस पर, बन गया वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहेंगे इसको? वैद्युत द्विध्रुव। कैसे बनेगा, कैसे डिफाइन करेंगे? दो आवेश परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, प्लस क्यू है परिमाण में समान, एक माइनस एक प्लस प्रकृति में विपरीत, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार का बना हुआ निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक का नाम है उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंपोर्टेंट है दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं बेटा किससे? पी से।
P बराबर होता है किसी भी एक आवेश का परिमाण यानी Q, दोनों के बीच की दूरी यानी 2L, दोनों को कर दो उठा के मल्टीप्लाई, मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे डिफाइन करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोई भी एक आवेश का परिमाण, या कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं, सदिश है, राशि है सदिश, और इसकी दिशा हमेशा होती है माइनस से प्लस की ओर। कहाँ होती है? माइनस से प्लस की ओर। मात्रक की बात करते हैं जब P के जब मात्रक की बात करते हैं तो P का मात्रक क्या से आएगा? कूलाम, और जो लंबाई है उसको कैसे लिखेंगे? मीटर, कूलाम मीटर। विमा की जब बात करते हैं तो विमा कैसे आएगी बच्चा? AT, कूलाम की विमा, मीटर की विमा L, तो ATL, ये होगी आपकी विमा। वैद्युत द्विध्रुव की कहानी इतनी सी थी। ठीक है बच्चा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट से। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q × 2L। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति से। ये 3 डेरिवेशन बड़े बड़े हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन 101% कभी कभी पूछ लिया जाता है। रिसेंटली जो हमारा 2024 का एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसमें हम लोगों से पूछा गया था, लास्ट वाला जो डेरिवेशन आपके सामने है वो पूछा गया था, उसको भी समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। स्थितियां हैं 2, एक है अक्षीय स्थिति, एक है अक्षीय स्थिति, दूसरी है निरक्षीय स्थिति। क्या है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, एक अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। द्विध्रुव है तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि हम बनाते हैं द्विध्रुव। क्या बनाते हैं बेटा? द्विध्रुव। सीख लिया द्विध्रुव बनाना, द्विध्रुव बनाना सीख लिया। एक माइनस तो दूसरा प्लस, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश जब कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार का बना हुआ निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बन गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालनी है तीव्रता, तो तीव्रता निकालने के कारण हम लोग सीख चुके हैं एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालना सीख लिया है कि अगर कोई एक आवेश होता है उससे कितनी दूरी पर तीव्रता निकालनी है, अगर ये हमें पता है, अगर ये हमें पता है तो हम तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम ये करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कहाँ से? मध्य बिंदु कोई O ले लिया। अगर मध्य बिंदु ये हो गया तो बेटा ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? L, क्योंकि 2L है पूरी, तो ये वाली भी कितनी बचेगी? L बचेगी कि नहीं बचेगी? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में निकालना है पहले। कौन सी स्थिति है बेटा? ये अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट है, मतलब अक्ष में एक पॉइंट है, कौन सा? P, जहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है। और मध्य बिंदु से ये जो बिंदु आपने लिया है उसकी जो दूरी है बेटा वो है r। कितनी है? r। ये डायग्राम अगर आपने बना लिया आपका डेरिवेशन हो जाएगा तैयार। क्या हो जाएगा? तैयार। सुनते हैं क्या है। एक द्विध्रुव -Q + Q आवेश से मिलकर बना है जिनकी बीच की दूरी 2L है। इससे अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ये जो बिंदु P है वो कौन सी स्थिति में बेटा? अक्षीय स्थिति में, अक्ष में। मध्य बिंदु O से r दूरी पर वो बिंदु P है अक्षीय स्थिति में, वहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग तीव्रता निकालनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव बना है 2 आवेशों से, तो 2 आवेशों से जो तीव्रता निकलेगी टोटल इस बिंदु P पर, उनको जोड़ देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस आवेश से यहाँ पर तीव्रता निकालनी है और इस आवेश के कारण -Q के कारण इस पर बिंदु पर निकालनी है। तो इन दोनों आवेश के कारण जब यहाँ पे तीव्रता आप निकालेंगे तो दोनों आवेशों से दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है, अगर +Q आवेश के कारण जो तीव्रता निकालेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से यहाँ तक की। तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की r है, इसमें से ये L हटा दो तो कितनी बच जाएगी ये वाली दूरी r - L। तो +Q से जो दूरी हो गई वो कितनी आ जाएगी? r - L। +Q के कारण जो तीव्रता मान ली वो हमने कितनी है? E1। क्योंकि प्लस कारण के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, हमेशा कहाँ होती है बेटा? बाहर की ओर। -Q के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है, तो इसकी जो मान ली वो कितनी है? E2। ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे अब लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? +Q के कारण तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पढ़ के आए एक बिंदु आवेश कारण 1/4πε0। आवेश से दूरी कितनी है? r - L का स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। फिर -Q के कारण लिखेंगे, -Q के कारण तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 1/4πε0 Q/r + L का स्क्वायर, समीकरण नंबर सेकंड।
अब इस बिंदु पर या बिंदु P पर टोटल तीव्रता निकालेंगे तो हमें पता है जो तीव्रता है वो बेटा कैसी सदिश राशि, एक की दिशा इधर को भाग रही है, दूसरी दिशा इधर को भाग रही है। जब सदिश राशियां के जो सदिश राशियों का टोटल निकालते हैं उनका योग जब हम निकालते हैं तो निकालते हैं दिशा के आधार पर। किसके आधार पे? दिशा के आधार पर। अगर दिशाएं हैं विपरीत, कैसी हैं? विपरीत, तो उनका जो परिणामी आएगा, जो टोटल आएगा, यानी दोनों तीव्रताओं को ऐड करेंगे तभी तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता आएगी टोटल, क्योंकि दो आवेशों से मिलकर बना है। तो दोनों आवेशों को अगर जोड़ देंगे तो जोड़ते नहीं है, जब सदिश राशियां होती हैं और उनकी दिशाएं होती हैं विपरीत तो उनको हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो E1 बड़ा है तो E1 में से E2 घटा देंगे तो टोटल तीव्रता P पर आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे जो प्रोसेस है, इसलिए P पर कुल तीव्रता, कुल जो तीव्रता है वो हम मान ले रहे हैं E बराबर क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2 लिखेंगे कि नहीं? समीकरण ये थर्ड, समीकरण थर्ड में फर्स्ट व सेकंड के मान रखने पर, फर्स्ट व सेकंड के मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड के समीकरण थर्ड में फर्स्ट व सेकंड के मान रख दो। तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटा? E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे जो प्रोसेस बढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा? इसमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा अंदर क्या? 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ाएंगे और प्रोसेस क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा तो ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कर देंगे R प्लस L का स्क्वायर माइनस, इससे इसको काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इतना आप लोगों को आ गया होगा एकदम से समझ में। आगे और प्रोसेस बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है E बराबर वो क्या बन जाएगी? E बराबर हमारे पास जो आगे बन जाएगा वो बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, नीचे हम होल स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL बटे, ये देखो इसको होल स्क्वायर लिख ले रहे हैं ऐसा, R स्क्वायर ठीक है, R प्लस L और R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हमने कर लिया इसको। आगे और बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे 2RL और 2RL कितना हो जाएगा? 4RL। क्या बन जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात हमारे पास ये है कि इन दोनों आवेश जब द्विध्रुव बनाए थे तो इनकी जो बीच की दूरी थी वो कैसी थी? बहुत कम थी, ठीक है नहीं थी? तो हम कहेंगे कि जो R स्क्वायर का मान है वो बहुत कैसा है? बड़ा है, किससे? L स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा? छोड़ देंगे, छोड़ने पर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेस करेंगे, क्या? E बराबर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और फिर से Q इंटू 2L इंटू R बटे R स्क्वायर और की पावर 2, L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो R की पावर 2 बचेगा। इसको क्या किया हमने, थोड़ा सा समझ लेंगे। इसको ये किया हमने कि जो 4 था उसको 2 इंटू 2 में लिख लिया, 2 इंटू 2 में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है Q इंटू 2L हमें क्या दे देगा? Q इंटू 2L हमें दे देगा P, ठीक है। तो E बराबर जो फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 4 है और एक कैंसिल हो जाएगी तो कितनी बचेगी? R की पावर 3। तो ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। देखो P भी आ गया वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
आगे चलते हैं। जो टॉपिक्स है वो है निरक्षीय स्थिति वाला। एक ये पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, या तो ये पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा निरक्षीय स्थिति की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता अब हम लोग करेंगे निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। चलिए निरक्षीय स्थिति में जब तीव्रता करते हैं, निरक्षीय स्थिति में जब तीव्रता करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। बताओ निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय का मतलब है अक्ष से 90 डिग्री पे हमें निकालनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये रहा, एक हो गया आपके पास ए बी, यहाँ रखा -q, यहाँ रखा है +q, दोनों के बीच की दूरी ले ली 2l, और ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। क्या बन गया बेटा? वैद्युत द्विध्रुव बन गया कि नहीं बन गया? इसके मध्य बिंदु O से, ये रहा मध्य बिंदु O से कोई बिंदु है P जहाँ हमें तीव्रता निकालनी है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें तीव्रता को फाइंड करना है। तो तीव्रता फाइंड करने के लिए आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। तो इस आवेश से ये दूरी पता होनी चाहिए और इस आवेश से ये दूरी पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ये मध्य बिंदु है O, तो निश्चित है ये वाली दूरी L होगी और नीचे वाली ये वाली भी L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये वाली दूरी निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये है आपका थीटा, अगर इसको लेके चल रहे हैं, और थीटा के सामने की लंब होती है, नीचे की आधार होती है, कर्ण है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण निकालते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये बन जाएगा r² प्लस l²। ये भी कितना बन जाएगा? √r² प्लस l² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर। तो तीव्रता निकालने के लिए क्या प्रोसेस है? +q के कारण तीव्रता हमेशा होती है दूर की ओर, तो ये E1 हो गया। -q के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होगी, E2 यहाँ पे हो गई। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है सर। इसके बाद जो आगे प्रोसेस होगी वो ये होगी कि E1 और E2, तो ये बाहर का कोण कितना हो गया? 2 थीटा। तो इसको जो परिणामी तीव्रता मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, ये थीटा और ये थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब E1 और E2 के घटक करेंगे तो थीटा के साथ जो घटक होता है उसको कॉस में लिखते हैं, और थीटा से जब 90 पे होता है उसको E1 sin थीटा लेके चलेंगे। इसके साथ जो घटक होगा वो कॉस थीटा में आएगा, और इसके साथ जो घटक होगा ये वाला वो आएगा E2 sin थीटा में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इतनी बात क्लियर हो तो बताइए, जब घटक करते हैं तो थीटा को लिखते हैं हम लोग किस में? थीटा को लिखते हैं कॉस के साथ। तो जो E1 होगा वो कॉस के साथ, और जो 90 पे होगा वो साइन के साथ। ऐसे नीचे E2 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा और ये E2 साइन थीटा। ठीक है। अब +q के कारण तीव्रता होगी वो कितनी होगी? E1 मान ले रहे कितना? 1/4πε0 q/√r² प्लस l² का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही -q के कारण तीव्रता लिखेंगे। -q के कारण जो तीव्रता आएगी E2 वो कितनी आएगी? E2 बराबर 1/4πε0 आवेश और बीच की दूरी ये रही, ये भी सेम है दूरी की नहीं है, r² प्लस l² का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये समीकरण सेकंड। ठीक है। क्योंकि आवेश से दूरी लिखते हैं तो यही दूरी हम लोगों ने लिख लिया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है, जो सदिश राशियाँ होती हैं, हमने अभी आपको पहले मैं बताया था कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो इनका क्या होता है? सब्ट्रैक्शन से ऐड आएगा। तो बिंदु P पर जो टोटल तीव्रता आएगी वो इन घटकों को जोड़ने से आएगी। ये जो घटक हैं समांतर घटक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, चारों को ऐड कर देंगे तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकल के आ जाएगी। लेकिन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हम देख रहे हैं एक ऊपर और एक नीचे जस्ट अपोजिट हैं, और E1 और E2 के मान देखो बेटा कैसे हैं? सेम है कि नहीं है? दोनों में साइन है, तो हम कह सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैसी हैं? इक्वल है। कैसी है? इक्वल है। और इक्वल वैल्यू होने के साथ अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा बेटा? 0। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का जो आंसर टोटल आएगा वो आएगा 0। तो जब वो 0 बन जाएगा तो 0 ये पूरा हो जाएगा, तो जो परिणामी तीव्रता मिलेगी, इसलिए चूंकि यहाँ पे लिख दे रहे हैं E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर बराबर व विपरीत हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता समांतर घटक को जोड़ने से प्राप्त होगी। केवल कौन से मिलेगी? प्राप्त होगी केवल समांतर घटक से मिलेगी। समांतर घटक कौन है? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो कैपिटल E का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? कैपिटल E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं? अब चूंकि हमें पता है कि E1 बराबर E2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो बेटा,
तो इसका मतलब है चाहे E1 की जगह पे E2 रख दो, चाहे E2 की जगह पे E1 रख दो, तो हम E2 रख दे रहा है इधर पे, E2 cos थीटा लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ पे E2 cos थीटा है ही, है कि नहीं है, दोनों को ऐड कर देंगे तो E और E 2E हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं। E1 का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, 2 लिखो 2, E1 का मान रखेंगे, सॉरी E2 का मान रखेंगे तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा जब हम लिखते हैं तो कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा, L है कि नहीं है, देखो L, और कर्ण कितना है, ये रहा रूट ऑफ, तो इसकी जगह पे क्या शिफ्ट कर सकते हैं, E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इसको रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये इतना आ गया। आधार की वैल्यू कितनी है, L, कर्ण की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जब इसको आगे प्रोसेस हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये इसका मतलब एक पावर और इसका मतलब है आधी पावर, एक और आधी जब दोनों जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 + 1/2 को जब ऐड करोगे तो 3/2 आएगा, इसका मतलब है इस पर होल पावर हम लिख सकते हैं 3/2। और यहाँ पे E बराबर क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस 2 को अंदर ले आ रहे हैं तो इसको Q इंटू 12 लिख ले रहे हैं, Q ये रहा, इस 2 को अंदर ले आए तो 12 लिख सकते हैं, और ये लिख दे रहा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और Q इंटू 12 पता है क्या देता है, द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश दोनों के बीच की दूरी क्या देता है, P, तो E बराबर फाइनली क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, इधर पे क्या हो जाएगा, वही करेंगे, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³। ये हो गई आपकी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये हो गई आपकी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। क्या होगी बच्चा, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक से। एक लास्ट टॉपिक और बचा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बढ़िया से। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का बनता है जब अपने पास 2 आवेश हों, क्या हों, 2 आवेश जो हों प्रकृति में कैसे आवेश हों। बल आघूर्ण मतलब जब बनता है जब 2 बल लगते हैं, एक की दिशा इधर को, एक की दिशा इधर को, किसी चीज़ को घुमाने का जो प्रयास करते हैं उसको के कारण बनता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब है 2 आवेश जो 2 बल जब अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं तो वो एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर क्या लगता है बल आघूर्ण, वो हमें निकालना है वो हमें निकालना है, कितना आएगा। लास्ट टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे बढ़िया से, और ये आपका पहला चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हमारे पास टॉपिक का नाम है एक समान, इसी रिसेंटली पूछा गया था, ये 2024 में ये पूछा गया था अभी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, रिसेंटली। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, समझ लेंगे, सरल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र होता है जिसमें बल रेखाएं समांतर होती हैं, कैसी होती है, समांतर, और उनके बीच की दूरी होती है इक्वल, ऐसा कहलाता है समान वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र E। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E। इसमें क्या रखना है, वैद्युत द्विध्रुव, सबको पता है वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए अपने पास होने चाहिए 2 आवेश, क्या होने चाहिए, 2 आवेश कैसे होने चाहिए, प्रकृति में विपरीत लेकिन परिमाण में समान, तो यहाँ -Q तो यहाँ पे +Q, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी पता ये कितनी लेके चलते हैं, 12, ये 12 इनके बीच की दूरी होगी, ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव A और B, ठीक है। हमें पता है +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर जो बल लगता है वो यहाँ पे लगेगा, -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो बल लगेगा ये लगेगा। फिर से सुनेंगे, +Q के कारण, अगर +Q है या आवेश है किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखा होता है तो उस पर हमेशा एक बल काम करता है F बराबर QE, क्या करता है, F बराबर QE, ठीक है। जब भी कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखा हो तो उस पर बल लगता है F बराबर Q इंटू E। कंडीशन ये है कि अगर +Q है तो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, -Q है तो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। अब हमारे पास जब बल आघूर्ण को हम लोग डिफाइन करते हैं तो जो बल आघूर्ण होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं टाउ से, किससे,
टाउ। वल आघूर्ण जो होता है, वल आघूर्ण क्या, वल आघूर्ण, तो वल आघूर्ण की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, कोई भी बल जब दो बल काम करते हैं इनटू लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, ऐसा भी लिख सकते हैं, बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। इसको बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टाउ से। टाउ बराबर क्या है, एफ, बल क्या है ये, और इनके बीच की लंबवत दूरी यही तो मिलेगी, ये यहाँ आपने सी लिख लिया। तो जो लंबवत दूरी है वो क्या है आपका ए सी, जो लंबवत दूरी लेके चलना है वो क्या लेके चलना है, ए सी, ठीक है। ये अपना, ये आपका अगर ये फॉर्मूला आपको आता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी निकालने के लिए अपने पास प्रोसेस क्या है, इसमें लगा दो। अगर ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ये बल जो आपका द्विध्रुव है वो थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो इसमें साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है ए सी, तो साइन थीटा इक्वल ए सी, कर्ण कितना है आपका ए बी, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन 12, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। निकल आई लंबवत दूरी, निकल आई कि नहीं, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है क्यू ई, एफ की वैल्यू कितनी लगेगा क्यू ई, इधर लगेगा क्यू ई, और इधर भी क्या लगेगा एफ बराबर इधर पे भी लगेगा क्यू ई, ठीक है। तो एफ बराबर क्यू ई, ए सी का मान कितना है 12 साइन थीटा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, टाउ बराबर क्यू इंटू 12 लिख सकते हैं इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको पी, तो टाउ बराबर क्या हो गया पी ई साइन थीटा, ये हो गया लगने वाला बल आघूर्ण। इसमें 2-3 केस बनते हैं। पहला केस ये बनेगा फर्स्ट केस, कि केस अगर फर्स्ट ये है कि जो बल आघूर्ण है थीटा बराबर 0 पे रखा हो, ये बल आघूर्ण क्या करता है, इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। और अगर द्विध्रुव को हमने थीटा कोण मतलब 0 पे रख दिया, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो टाउ क्या हो जाएगा उसका में 0 हो जाएगा कि नहीं, साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर 0 होगा। मतलब अगर ये द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तो उस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। केस सेकंड ये है, अगर थीटा बराबर 90 ले लिया आपने, तो टाउ लगेगा मैक्सिमम, क्या लगेगा मैक्सिमम, और इसका मान होगा पीई के बराबर, किसके बराबर होगा, पीई के बराबर होगा, ठीक है। ये इतनी कहानी हमारे पहले चैप्टर की थी जो आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। पूरी सारी चीज़ें आपको एकदम से समझ में आई होंगी। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आपके पास 12 वीडियोज़ जो पड़े हैं उनको आप देख सकते हैं, और ये एक समरी थी पूरा, तो उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए लोगों के, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो भी पढ़ाई में आपके साथ सहभागिता निभा सकें। मेहनत कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो इंपॉर्टेंट्स वीडियो हों वो आपको मिलते रहें रेगुलर फॉर्म में, सारी चीज़ें आपके साथ प्रोवाइड होते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। इस तरीके से और आपके साथ मेहनत करेंगे। तो और इसके पहले चैप्टर के जो भी आपके पास नोट्स हैं उन्हें हम आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, और जो आपके टॉपिक्स हैं पूरे जो हमने पढ़े हैं पूरे चैप्टर के, उनको भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने परिवार, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।